नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी शिक्षक गणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों की आपसे चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं उस राज्य का नाम है उड़ीसा। मतलब हम उड़ीसा राज्य के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों पे आज आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में हम जिस केस स्टडी का नाम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं या जो केस स्टडी हम आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं उस केस स्टडी का नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक। अभिनव शिक्षण तकनीक अगर अब आपको याद हो तो मैंने कल भी जो सेशन किया था उसमें मैंने अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत नवाचारों का डिस्कशन आपसे किया था जो हमें उत्तराखंड राज्य से प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार आज मैं आपसे जिस राज्य के नवाचारों पर चर्चा करने जा रहा हूं उस राज्य का नाम है उड़ीसा। और उड़ीसा के शिक्षकों ने अभिनव शिक्षण तकनीक नामक केस स्टडी के अंतर्गत क्या नवाचार दिए, कौन से नवाचार हैं वो, क्या बेनिफिट है उन नवाचारों के, क्यों ये नवाचार आए, ये सारी बातें मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ। हम सेशन स्टार्ट करें, हम अपनी चर्चा परिचर्चा स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन अवश्य लेकर के बैठें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है नवाचारों से संबंधित या फिर इस प्रोग्राम जिसका नाम ZII या जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप अपना प्रश्न निश्चित तौर पर हमसे वेबिनार के अंत में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो, या फिर अगर आप हमसे जूम से जुड़ करके सीधे संवाद करके अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे कमेंट बॉक्स पे देखिए, वहां पे आपको जूम की आईडी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे जूम पे जुड़ सकते हैं और जहां पे आप हमसे संवाद कर सकते हैं, अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके मन में कोई ऐसे भाव हैं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस या अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और इस वेबिनार के माध्यम से आप मेरे माध्यम से देश भर के उन समस्त शिक्षकों तक, उन तमाम व्यक्तियों तक जो हमें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं या देख रहे होंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव उन सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास ऐसे कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जिससे आप लगता है कि जिन्हें करने के बाद या कुछ ऐसा करने के बाद आपके विद्यालय में बहुत बेहतर परिणाम आए, आपके विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में बहुत बढ़ोतरी हुई, तो निश्चित तौर पे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हो सकता है उस अनुभव से अभी आपका को बहुत बेनिफिट मिला हो, लेकिन कोई दूसरे शिक्षक ऐसे हो जिनको वो टेक्निक या वो आइडिया अभी नहीं मिल रहा हो या वो थॉट उनके दिमाग में नहीं आया हो। अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव साझा करते हैं तो किसी शिक्षक के लिए बहुत क्रांतिकारी हो सकता है, एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है जिससे उनको कुछ बहुत बेहतर, कुछ बहुत नया, कुछ यूनिक मिल जाए जिससे वो काफी समय से ढूंढ रहे थे, और जब वो उसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करें तो उनको और उनके विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर उससे लाभ। तो अगर ऐसे कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस आप साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां आप अपने प्रश्न या तो अपने एक्सपीरियंसेस या दोनों हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आज की केस स्टडी जिसका नाम अभिनव शिक्षण तकनीक है। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत मैं आज आपसे 4 नवाचार साझा कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड के जब नवाचारों पे मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तब मैंने अभिनव शिक्षण तकनीक की बात कल भी आपसे करी। मैंने जब बिहार के नवाचारों की बात करी, मैंने तब भी उसमें अभिनव शिक्षण तकनीक की बात करी। मैंने उत्तर प्रदेश के नवाचारों की बात करी, तब भी अभिनव शिक्षण तकनीक नामक केस स्टडी आई। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पौंडीचेरी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे केरला हो, हम देखेंगे कि लगभग ज्यादातर राज्यों की जो नवाचार पुस्तिका है, उन नवाचार पुस्तिकाओं में आपको अभिनव शिक्षण तकनीक नामक केस स्टडी अवश्य रूप से देखने को मिलती है जो वहां के टीचर्स ने हमें दी। अब अभिनव शिक्षण तकनीक नामक नवाचार क्यों, या केस स्टडी क्यों? ये केस स्टडी इसलिए क्योंकि इस केस स्टडी
से टीचर्स भी जानते हैं कि वो जमाना गया जब हम क्लास में जाते थे, बच्चे क्लास में शांत बैठे रहते थे, हमने जो पढ़ाया बच्चों ने पढ़ लिया और वो क्लास से निकल गए। आजकल बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप खुद भी घर में देखते होंगे कि बच्चा इस खिलौने से खेल रहा है, कुछ दिन बाद वो तुरंत ही दूसरा खिलौना देखा और पुराने खिलौने से बोर हो जाता है, उसे नया खिलौना चाहिए। सिमिलरली जैसे ही वो मान लीजिए अपने मम्मी के मोबाइल से खेलता है, उसमें गेम खेलता है, लेकिन जैसे उसने पापा का मोबाइल देखा, वो तुरंत पापा के मोबाइल की तरफ जाने लगता है कि मुझे नया वाला चाहिए। तो नयापन हर किसी को पसंद होता है, बच्चों के साथ भी यही है। और आज के ज़माने में जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं, बच्चों की सोच में भी उसी प्रकार से बदलाव आ रहा है। वो चॉक टॉक वाला जो मेथड हम सब ने जिससे पढ़ाई करी या जो हम यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो अब शायद जा चुका है। अब जरूरत है नए तरीकों का इस्तेमाल करने की, ऐसे टेक्निक यूज करने की, ऐसे तरीके, ऐसे टूल यूज करने की, ऐसे मीडियम यूज करने की, जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले सके पढ़ाई में और उसे पढ़ाई उबाऊ या बोरिंग ना लगे। वो जब रोचकता के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ, एक उत्साह के साथ जब स्वयं इच्छित होगा पढ़ने के लिए, तो यकीन मानिए तब बच्चे को सिखाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आप खुद भी ये बात समझते होंगे कि अगर जबरन या बिना मन के किसी के से काम कराया जाए और कोई स्वयं अपनी मर्जी अपने मन से काम करता हो, तो उन दोनों कामों में हमें अंतर साफ देखने को मिलता है। कोई काम हम अपने इंटरेस्ट के साथ करते हैं, एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, तो निश्चित तौर पे उस काम में ज्यादा हमें बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। और इसी कारण से टीचर्स ने ये जैसा मैंने कहा, ये केस स्टडी दी अभिनव शिक्षण तकनीक, जो लगभग ज्यादातर राज्यों के नवाचारों में आपको या नवाचार पुस्तिका में आपको देखने के लिए मिलेगी। और अभिनव शिक्षण तकनीक नवाचार की जो हम टीचर से बात कर रहे थे, तो टीचर ने कहा सर बच्चे सेम रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह सो करके उठे, तैयार हुए, स्कूल आए, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, फिर घर गए, खाना खाया, होम सो गए, होमवर्क, ट्यूशन, फिर उसके बाद होमवर्क, उसके बाद सो गए, स्कूल आए, फिर सेम रूटीन। टीचर ने कहा सर नया कहाँ है, कुछ भी नया नहीं है। और सेम चीज टीचर्स के साथ भी अप्लाई होती है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सालों से पढ़ाते पढ़ाते अब तो ये स्थिति आ गई है कि पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस लगभग हमें याद सा हो गया है। टीचर ने कहा सर ऐसा नहीं कि हम इस प्रोफेशन में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसीलिए ही हम इस प्रोफेशन में आए थे। हमने टीचिंग एक ऑप्शन चुना जिसमें, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट था बहुत, हम बच्चों के साथ कुछ बेहतर कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको कोई भी चीज कितनी भी पसंद क्यों ना हो, जो आप लगातार करने लगते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मोनोटनी आने लगती है। टीचर ने कहा सर हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, ऐसा माध्यम निकाला जाए जिससे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए और हमें पढ़ाने में इंटरेस्ट आए। क्योंकि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए बच्चों को स्कूल लाने के लिए, मुफ्त में किताबें दी, मध्याह्न भोज दिया, ड्रेसेस दिए, शूज दिए, साइकिल्स दी, जिससे निश्चित तौर पे बच्चों के नामांकन दर में तो वृद्धि हुई, लेकिन उस नामांकन दर को उपस्थिति में बदल पाना अभी भी एक चुनौती, एक चैलेंज बना हुआ है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बच्चे विद्यालय आने के लिए उत्साहित नहीं होते। अगर कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि बच्चे स्वयं उत्साहित हो सकें, शिक्षा को वो उतना ही इंटरेस्ट से ग्रहण करने लग जाएं जितना इंटरेस्टेड वो गेम खेलने में होते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो या फिजिकल गेम्स हो, तो निश्चित तौर पे फिर बच्चा स्कूल आने के लिए स्वयं ही प्रेरित होगा और वो स्कूल आएगा। और अगर बच्चों की उपस्थिति बेहतर है तो हमारे लिए एक शिक्षक होने के नाते सभी बच्चों को सम्मिलित करके पढ़ाना भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हमारे पहले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, अभिनव शिक्षण तकनीक नामक केस स्टडी के अंतर्गत, जिसका नाम है ड्रामेटाइजेशन या नाटकीय रूपांतर। ड्रामेटाइजेशन क्या होता है? ड्रामेटाइजेशन नाटकीय रूपांतर की, हमने कोई गतिविधि, कोई घटना देखी और हम उसको स्वयं उसमें हिस्सा बन जाएं। एक बहुत पुरानी और बहुत बेहतर कहावत है कि अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शायद ये बात कही थी कि अगर
आप मुझे कुछ बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर आप मुझे पढ़ाओगे तो हो सकता है मैं याद रखूं, लेकिन अगर आप मुझे उसमें इन्वॉल्व कर लोगे, शामिल कर लोगे गतिविधि में, तो मैं उसे सीख जाऊंगा, और अगर मैं सीख गया तो मैं उसे भूलूंगा नहीं। तो बहुत बड़ी बात है कि हम क्यों बच्चे भूलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए भूलते हैं क्योंकि रटते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो उस गतिविधि में शामिल हो जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं, तो फिर बच्चे भूलते नहीं। ड्रामेटाइजेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बच्चों को, टीचर कोई चैप्टर पढ़ाते हैं और उसका हिस्सा उन्हें स्वयं बना दिया जाता है, वो रोल प्ले करते हैं, वो इसका हिस्सा बनते हैं, ड्रामा करते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे भूलते नहीं। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटी सुबह सफा। राइट, हम सबने सुनी होगी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटी सुबह सफा। आखिर होता क्यों था ऐसा, और क्यों बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता, जबकि इतिहास तो बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। सारी जानकारियां समेटे हुए है, सारी हमारी सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है, पूरा मतलब पूरे भारत का इतिहास, क्या क्या घटनाएं घटी, कौन से महान लोग हुए, किनकी वजह से क्या हुआ, सारी जानकारी अपने आप इतिहास में समेटे हुए है। और वो बच्चे जिनको कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, वो बच्चे जिनको मूवीज देखना भी बहुत पसंद होता है, उन्हीं बच्चों के लिए आखिर इतिहास या हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इतना मुश्किल क्यों लगने लगता है। वही बच्चे भगत सिंह की मूवी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह बहुत चाव से, बहुत प्यार से, बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, लेकिन हिस्ट्री में वही टॉपिक होता है तो उन्हें उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है उसमें। आखिर वही बच्चे जब पंचतंत्र की कहानियां सुनते हैं, या महाराजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनते हैं, या फिर राजा भोज की कहानियां सुनते हैं, सिंहासन 32 की, तो उन्हें उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। लेकिन वही कहानियां जब वो हिस्ट्री की किताब में पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री की किताब में वो राजा विक्रमादित्य या राजा भोज के बारे में पढ़ते हैं, तो उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं आता उन्हें। इसका कारण ये है कि तब उस पुस्तक रूप में होती है और हम उन्हें कहानी के रूप में, ड्रामेटाइजेशन के रूप में नहीं बताते हैं। अगर यकीन मानिए, इन्हीं सारी बातों को अगर कहानी के रूप में, ड्रामेटाइजेशन के साथ साथ रोल प्ले करके बच्चों के लिए करा दिया जाए, तो बड़ा आसान होगा उनके लिए, बहुत बेहतर होगा बच्चों के लिए समझ पाना। और इसी थॉट के साथ टीचर ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है ड्रामेटाइजेशन, जिसको दिया भावग्रही दास जी ने, जो कि विद्या मंदिर मोगा कटक से हैं, और अलकनंदा पंडा मैम ने, जो डीएवी स्कूल कालाहांडी से हैं। तो ये इनोवेटिव आइडिया इन टीचर्स ने दिया। उन्होंने कहा सर हम क्या करते हैं, हमें बच्चों को कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ाना होता है तो हम बच्चों को ड्रामेटाइज करा देते हैं। पहले हमने उसे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चों को उनके रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बचपन में प्ले किया था चंद्रशेखर आजाद का। तो चंद्रशेखर आजाद या ऐसे कोई व्यक्ति जिनको आप प्ले करते हो, धीरे धीरे आप खुद उनको आइडियलाइज करने लगते हो, आप उनको फॉलो करने लगते हो, आप एडमायर करने लग जाते हो, और फिर वो बचपन बस के लिए नहीं होता, जीवन पर्यंत चलने लगता है। टीचर ने कहा सर हम बच्चों को किसी भी महान व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो हम टॉपिक जब आया, चैप्टर जब आया, तो हम उनके बारे में पढ़ाते तो हैं बच्चों को, साथ ही साथ उनका रोल प्ले भी बच्चों से करा दिया जाता है, जिससे बच्चों को ज्यादा गहराई से, ज्यादा बेहतर तरीके से, जैसे मैंने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। तो जब बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तो बड़ी आसानी से सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में ही बात करें तो महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इत्यादि, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर बच्चा इनके बारे में रोल प्ले कर ले कि बच्चे ने गांधी जी का किरदार निभा लिया, तो निश्चित तौर पे वो आगे चल करके सत्य और अहिंसा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। बच्चों ने अगर नेताजी का रोल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का रोल प्ले कर लिया, तो निश्चित तौर पर बच्चा जानेगा कि कुर्बानी क्या होती है, देश का महत्व क्या होता है, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का क्या मतलब है, जय हिंद का नारा किसने दिया, दिल्ली चलाओ तो चलो का नारा किसने दिया। ये सिर्फ अपने आप में एक नारा नहीं है, अपने आप में एक इतिहास समेटे हुआ है। तो बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये सारी बातें सीखना।
बच्चा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल प्ले करता है, मान लीजिए 8वीं 9वीं का बच्चा है, तो वो समझेगा कि किस तरीके से 565 प्रिंसली स्टेट्स को वल्लभ भाई पटेल ने एकत्रित किया, किस तरीके से भारत की कल्पना की जो पहले अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। ये तो मैंने बात की लिविंग थिंग्स की। अब अगर नॉन लिविंग थिंग्स भी पढ़ाना है तो बच्चों को उसकी भी जानकारी दी जा सकती है, और सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। अगर मैं आपसे लिविंग थिंग्स का एक और उदाहरण दूं कि बच्चों को अगर हमें बीज के बारे में समझाना है कि बीज क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं एज अ टीचर, कई बार ऐसा होता है कि हमने बुक खोली, उसमें बताया कि देखो ये बीज है, ये बीज का हिस्सा है बीज खोल, ये जड़ होती है, यहाँ से उसकी स्टेम बनती है, और ये लीव्स होती हैं, प्लांट होते हैं, एक्सेट्रा। बच्चे को समझ में आता है। लेकिन अगर बच्चे को उसी रोल प्ले में शामिल कर दिया गया कि आप बीज हो और आप बीज से किस तरीके से पौधे बनते हो, आप रोल प्ले करके बताओ, तो बच्चा सारी चीजें बताएगा, खुद ही बताएगा कि ये मेरे ब्रांच हैं, ये लीव्स निकल रही हैं मुझ में, और सारी गतिविधियों में जब वो स्वयं शामिल होगा तो आपको नहीं लगता वो भूलेगा नहीं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा उसे। राइट। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताना हो तो हम उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताना है, अब अगर बच्चे को जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताना है तो टीचर ने हायरार्की बना दी। फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है छोटी क्लासेस के बच्चों को समझना जब पहली बार ये समझाया जाता है कि देश में हायरार्की कोर्ट की क्या होती है, कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट जो रहते हैं जो ब्लॉक्स में होते हैं वो आते हैं। ये सारी जानकारी बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाती है समझ पाना। अगर बच्चों को इसको समझाया जाए कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से जजेस होते हैं, लॉयर्स क्या होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं, पुलिस क्या होती है, विक्टिम क्या होता है, एक्सेट्रा, तो हमें नहीं लगता बच्चे बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। टीचर क्या करते हैं, बच्चों को रोल प्ले करा देते हैं कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, आप लॉयर हो, आप पुलिस वाले हो, ये विक्टिम है, और आप इसका रोल प्ले कीजिए। आप अलग अलग हायरार्की बच्चों की बना दी, हाइट वाइज भी बना सकते हैं, या फिर उन्हें ऊपर खड़ा कर सकते हैं सीढ़ियों में कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, और ये सीढ़ी में चढ़ा हुआ बच्चा सुप्रीम कोर्ट है। बच्चा अपने आप देख करके हायरार्की समझ गया, और जो बच्चा खुद इसमें शामिल हो रहे थे वो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो लिविंग और नॉन लिविंग विंग्स की सारी जानकारी भी हम रोल प्ले के माध्यम से करा सकते हैं बच्चों को। ऐसे ही बच्चों को रेक्टेंगल आपको पढ़ाना है तो रेदर देन बच्चों को रेक्टेंगल बताने के कि ये होता है, बच्चों को खुद ही रेक्टेंगल जैसा खड़ा कर दिया, बच्चों को सर्कल में खड़ा कर दिया। अब बच्चों से पूछो बताओ कैसे आकृति बन रही है, बच्चे बोलेंगे गोल, तो ये सर्कल होता है, ये रेक्टेंगल है, देखो यहाँ पे अगर टीचर ने खड़ा किया पांच, यहाँ पे चार चार बच्चे कर दिए, यहाँ पे पांच पांच बच्चे कर दिए। अब टीचर ने बच्चे से पूछा अच्छा इधर साइड कितने बच्चे हैं, पांच पांच, इधर साइड कितने बच्चे हैं, चार चार, क्या चारों साइड बच्चे बराबर हैं, नहीं, लेकिन अपोजिट साइड बराबर है क्या, तो बच्चों ने कहा हाँ अपोजिट साइड बराबर है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी चारों साइड बराबर नहीं होती लेकिन दो अपोजिट साइड सिमिलर हैं, दैट इज अ रेक्टेंगल, और उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। राइट। और इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन कर लो, आ जाएगा आंसर। तो बड़ी आसानी से डिफरेंट सब्जेक्ट का ग्रामेटाइजेशन, मैं इसलिए इतने सारे उदाहरण ले रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के, जिससे हम क्लियर कर सके कि रोल प्ले ड्रामेटाइजेशन किसी एक इतिहास जैसे विषय तक ही सीमित नहीं है, हम इससे विभिन्न विषयों की जानकारी बच्चों को करा सकते हैं। और यकीन मानिए जब बच्चा स्वयं शामिल होता है उन गतिविधियों में तो उसके बारे में भूलेगा नहीं। आइए बढ़ते हैं हमारे, उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगा होगा और इससे आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अपने विद्यालय में। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है स्टोरी टेलिंग या कहानी सुनाना। क्या होता है कहानी सुनाना, और कहानियां हमें पसंद है या नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं या किसी बच्चे से पूछूं तो शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि कहानियां पसंद नहीं है। हम सब ने बचपन में अपने नाना नानी दादा दादी जो भी थे उनसे हमने कहानियां अवश्य सुनी होंगी, और कई बार कहानियां सुनते सुनते जो सुनाने वाले रहते थे वो सो जाते थे, और फिर हम उन्हें उठाते थे, अरे उठो कहानी भी पूरी नहीं हुई। इतना इंटरेस्ट रहता था हमें कहानियों में। तो कहानियां जो हैं अपने आप में बच्चों को बहुत फैसिनेट करती हैं, और अपने आप में वो सिर्फ अगर उन्हें यूनिक तरीके से सुनाया जाए तो बच्चे बहुत कुछ इन कहानियों के माध्यम से सीख जाते हैं। जैसे ड्रामेटाइजेशन बहुत
इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वैसे ही ये कहानियां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों के लाइफ में। इससे बच्चे लोगों की भाषाएं, बोलियां, उनकी संस्कृति, उनके खान पान, डिफरेंट लैंड, जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि बहुत घना जंगल था, या एक ऐसा एरिया था जहाँ सिर्फ रेती रेत थी, रेगिस्तानी एरिया था, या बर्फ से भरा हुआ पहाड़ था, तो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट लैंड के बारे में जानता है। समुद्र था, चारों साइड सिर्फ पानी पानी दिख रहा था, हमने कोई कहानी बच्चों को बताई तो बच्चा विजुअलाइज करने लगता है कि अच्छा, ऐसी भी कोई जगह होती है, ऐसी भी कोई जगह थी। तो कहानियों के माध्यम से, क्योंकि कहानियां अपने आप में बच्चों को बहुत फैसिनेट करती हैं, इसके माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं और बच्चों को विजुअलाइज भी करा सकते हैं वो सारी घटनाएं, वो सारी बातें जो उसने देखी नहीं है, वो सारी जगह जो उसने देखी नहीं। राइट? तो इससे बच्चा बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा और मैं उससे कहूँ कि एक बार एक राजा जा रहे थे और उन्होंने लड़ाई हुई किसी से, या शिकार पे जा रहे थे, शिकार पे जब वो निकले तो उनके साथ जो लोग थे वो रास्ते भटक गए, जिस कारण से राजा अलग हो गए और राजा अपना घोड़ा बहुत दूर तक दौड़ाते दौड़ाते गए और फिर एक जगह क्या देखते हैं कि वहां तो सिर्फ और सिर्फ चारों साइड पानी था। वहां पे जहां तक उनकी नजर दिख रही थी सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा था। और राजा ने कहा ये मैं कहाँ आ गया, ये तो समुद्र है सामने। तो अब बच्चे विजुअलाइज कर सकते हैं कि अच्छा समुद्र क्या होता है, समुद्र कोई ऐसी बड़ी चीजें, ऐसी जगह है पानी का जहां पे सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। राजा को प्यास लगी, राजा ने सोचा पानी पीऊं, जैसे ही वो पानी पिया तो पानी तो एकदम नमकीन था। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। देखिए, कहानी के माध्यम से ही मुझे समुद्र के बारे में बच्चों को बताना था, मैं कहानी के माध्यम से ही बता दे रहा हूँ कि समुद्र का पानी खारा होता है। अब बच्चा भूलेगा क्या? आपको लगता है बच्चा भूलेगा कि समुद्र का पानी कैसा होता है? लेकिन अगर वही रटा दिया जाता है कि समुद्र एक ऐसा जो स्रोत है जो बहुत बड़ा होता है और उसका पानी खारा होता है, तो बच्चों को याद रहेगा क्या? याद नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से टीचर बच्चों को चैप्टर्स बताते हैं। कोई भी चैप्टर टीचर को पढ़ाना होता है तो टीचर उसे कहानी के माध्यम से कोशिश करते हैं कि पढ़ाएं, और कहानी के माध्यम से पढ़ाने के साथ साथ इसके दो स्टेप हैं। पहले तो टीचर ने चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद एक कहानी के माध्यम से उसको रिलेट करके बच्चों को बताते हैं, जिससे बच्चों को बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। टीचर उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशंस, भाव भंगिमाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीचर ने कहा कि बादल जो है वो गरज रहे थे, तो टीचर उसमें बताता है कि बादल गरज रहे थे, बहुत तेज तेज बिजली चां से चमक रही थी, तो बच्चे एकदम कनेक्टेड फील करता है। इसके बाद टीचर कहानी बताने के बाद अब बारी आती है बच्चों की कहानी बताने की। तो टीचर उसी पार्ट से संबंधित बच्चों को बोलते हैं कि आप कोई कहानी बताओ कि आप इसमें कहानी क्या बना सकते हो। तो बच्चे भी अपनी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन है, वो ज्यादा शार्प होता है। सेकेंडली, बच्चे ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं चैप्टर से। तीसरा, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चों की सोचने समझने का जो स्तर है वो और बेहतर तरीके से बढ़ता है। तो इस तरीके से बच्चे बड़े ध्यान से टीचर्स की बात सुनते हैं जब टीचर कहानी सुनाते हैं तो। और जब बच्चे कहानी सुनाते हैं तो एक एक करके स्टूडेंट उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। सारे बच्चे, टीचर भी कहानी सुनते हैं। बच्चे चाहे तो ग्रुप में कहानी बना सकते हैं या इंडिविजुअल बेसिस पे भी अपनी कहानियां बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे के कई शब्दों का गलत प्रोनाउंसिएशन है या मॉड्यूलेशन वगैरह उसे बताना है तो टीचर उसे वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह जैसी चीजें भी, या प्रॉपर टोन के बारे में भी बताते हैं। तो ये इनोवेटिव आइडिया दिया था फिरोज खान चिंचानी सर ने, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल भुवनी गुम्मा गजपति उड़ीसा से हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है रॉक गार्डन। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इनोवेटिव आइडियाज टीचर्स देते हैं वो अपने राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है अक्सर उससे प्रभावित होकर के देते हैं, क्योंकि उनके पास मौजूदा संसाधन के तौर पे उस राज्य की भौगोलिक स्थिति या उस राज्य में मौजूद वस्तुएं ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
केरल या गोवा के राज्यों के इनोवेटिव आइडियाज देखेंगे तो अक्सर उनमें मछली से या जैसे फिशिंग नाम एक्टिविटी नामक ही वहां पे नवाचार है, या बांस की टोकरी इत्यादि, या नारियल के छाल से किस तरीके से हम रस्सी वगैरह बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें सिखा सकती हैं, इनसे संबंधित इनोवेटिव आइडिया मिलेंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, तो आपको वहां पे वहां के राज्यों से संबंधित नवाचार मिलेंगे। अगर आप सिमिलरली उड़ीसा की बात करें तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो तीसरा आइडिया मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ उसका नाम है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन क्यों ये इनोवेटिव आइडिया दिया टीचर ने, और क्यों इसको शामिल किया गया उड़ीसा के बुकलेट में, इसके पीछे एक कारण है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो समुद्र तट पे बसा हुआ है, और समुद्र तट में बसे होने के कारण और साथ साथ काफी जंगल होने के कारण इस एरिया में अक्सर आपको बहुत सारी रेत और बड़े बड़े चट्टान या छोटे छोटे कंकड़ देखने को मिलते हैं। टीचर ने, जैसे हम बोलते हैं जेडाई का नाम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, इसकी परिभाषा ही है कि हम मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इसको करते हैं, जहां पे मौद्रिक निवेश नहीं होता है। तो मौद्रिक निवेश नहीं है, मौजूदा संसाधन है। उड़ीसा जैसा राज्य जहाँ पे रेत और कंकड़ बहुतायत में उपलब्ध है या चट्टानें उपलब्ध है, तो टीचर इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं इस इनोवेटिव आइडियाज के अंतर्गत। और इसका नाम दिया टीचर ने रॉक गार्डन। रॉक गार्डन इनोवेटिव आइडिया के अंदर टीचर ने क्या किया, और उस टीचर ने क्या किया उससे पहले मैं आपको हमारे और अपने एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा साझा कर लेता हूँ। आपने कभी बचपन में रेत में खेला है? आई एम श्योर हम सब में से या ज्यादातर लोगों ने बचपन में रेत में खेला होगा। अगर घर कहीं पे बनते थे और रेत आती थी, रेत मंगाई जाती थी, तो अक्सर हम उस पर कूदा करते थे, या रेत से मंदिर बनाना, या उस पे अपने हाथ अंदर खोद करके फिर अपने अंदर हम अपने हाथ अंदर डालना, ये एक्टिविटी हमने अक्सर करी होंगी। या कई बार जहाँ पे मैं रहता था वहां पे फिसल पट्टी टाइप की थी, नीचे रेत थी, तो हम ऊपर से कूदा करते थे उस पे। तो रेत बहुत फैसिनेट करती है बच्चों को। सिमिलरली कंकड़ से भी अक्सर हम सब ने खेले होंगे कई सारे गेम, राइट? तो रेत और कंकड़ बच्चों के लिए अक्सर किसी डॉल या किसी गुड़िया से या किसी खिलौने से या किसी कठपुतली से कम नहीं होते हैं। हम ये बच्चे के तौर पे, या बच्चे उन कंकड़ पत्थरों को और उस रेत को किसी खिलौने से कम एंजॉय नहीं करते हैं। टीचर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ये फैसिनेट करती है और बच्चे खिलौने की तरह इनका इस्तेमाल करते हैं, हमारे इनोवेटिव टीचर जिनका नाम पवित्रा मोहन दास सर है, जिन्होंने जो कि प्रोजेक्ट अपर प्राइमरी स्कूल ब्लॉक बोरीगुम्मा कोरापुट से हैं, उन्होंने इनोवेटिव आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि सर बच्चे के लिए स्टोन और सैंड जो है, मतलब कंकड़ पत्थर और जो रेत है, वो किसी खिलौने से कम नहीं होती, किसी गुड़िया या किसी कठपुतली से कम नहीं होती। और बच्चे ने बहुत खुशी के साथ और उत्साह के साथ इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं। टीचर ने कहा सब जब बच्चों को ये इतनी पसंद है तो हमने सोचा क्यों ना इनका इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा रॉक गार्डन। इसमें बच्चों को सबसे पहले एक्टिविटी के बारे में शिक्षक बताते हैं। एक्टिविटी के बारे में बताने के बाद शिक्षक बोलते हैं कि हम खेल खेल में बहुत कुछ नया सीखने जाएंगे और जिसमें आप सब बहुत एंजॉय करोगे। अब टीचर बच्चों को रॉक गार्डन के बारे में बताते हैं। उसके बाद टीचर एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करते हैं, ऐसा प्लेस सेलेक्ट करते हैं, या तो विद्यालय में जहाँ, या विद्यालय से सटा हुआ एक ऐसा एरिया जहाँ पे रेत या कंकड़ या पत्थर जैसी चीजें उपलब्ध हो, और फिर उनका इस्तेमाल टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। अगर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो एक गड्ढा खोद करके, क्योंकि उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो रेत वहां पे आसानी से कई जो तटीय एरिया है वहां पे मिल जाती है, तो टीचर रेत को एरिया बना करके वहां पे डाल सकते हैं, और कंकड़ पत्थर भी एकत्रित किए जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों की मदद से और शिक्षक स्वयं भी चाहे तो उनको पेंट से अलग अलग रंग का रंग सकते हैं जिससे वो ज्यादा आकर्षक चट्टाने दिखे, या फिर अगर नहीं रंगना है या कुछ पत्थरों को नहीं भी रंगते, उसके बाद चौक की मदद से टीचर उन चट्टानों पे या उन
कंकड़ों पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट हो गए, बच्चों को ABCD लिखनी है तो वो लिखी जा सकती है। मैथमेटिक्स के 1 2 3 4 लिखे जा सकते हैं, न्यूमेरिक्स। इसके अलावा बड़ी चट्टान है तो उसमें कविता या पोएम टीचर चौक की बत्ती की मदद से या पेंट की मदद से लिखते हैं, और बच्चों को बोला जाता है कि आप इसको याद कीजिए। सिमिलरली छोटे छोटे कंकड़ हैं, एक में लिखा 5, फॉर एग्जांपल बच्चों को जोड़ सिखाया, अब बच्चों को रिवीजन कराना है तो सिंगल डिजिट का ही कराना है, तो एक में लिखा 5, एक में लिखा प्लस, एक में लिखा 4। अब बच्चों को बोला कि 5 धन 4 कितना होता है, यहाँ पे कंकड़ रखे हुए हैं जिनमें अलग अलग संख्या दी हुई है, आपको उठा के बताना है कितना होगा। अब बच्चे उन कंकड़ में ढूंढते हैं और देखते हैं कि 9 वाला कौन है, 9 जिसमें 9 लिखा होता है वो देते हैं। अगर बच्चे ने गलत कंकड़ उठाया, 9 की जगह फॉर एग्जांपल 8 उठाया या 11 12 कुछ भी उठाया, तो टीचर से समझाते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, मैंने पढ़ाया था ना 5 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो 5 6 7 8 9 कितना हुआ 9। सिमिलरली डबल डिजिट का कुछ भी टीचर को सिखाना है तो वो सिखा सकते हैं। सिमिलरली ए फॉर एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों को ही बोला उस चट्टान पे 32 या चौक करके लिख के दिखाओ। तो रॉक गार्डन के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारी उस पर दी जा सकती है, और रॉक को ही हम यूज कर सकते हैं एज अ TLM बोलें तो, एज अ रिसोर्स बोलें तो, एज अ ब्लैक बोर्ड बोलें तो। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन रॉक्स का इस्तेमाल, इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों को पढ़ाने में। अब ये तो मैंने रॉक की बात की या कंकरों की बात की, अब रेत का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। रेत का इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चे उसमें फॉर एग्जांपल बच्चे अक्सर बी बनाने में गलती करते हैं, उल्टा बी बना देते हैं, या उल्टा सी बना दिया, उल्टा डी बना दिया इत्यादि। तो बच्चों को टीचर रेत में ही बनाने के लिए बोलता है कि आप अल्फाबेट बनाओ, ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, एप्पल की स्पेलिंग लिखो, मंकी की स्पेलिंग लिखो, ऐड करो 5 + 4 कितना हुआ। तो रेत में ही बच्चे अपने कैलकुलेशन करते हैं। अब ये देखिए कि कॉपी में भी बच्चा वही चीज करता है, लेकिन कॉपी में उसे लगता है मैं होमवर्क कर रहा हूँ, यहाँ वो खुशी खुशी करेगा, अपनी उंगलियां चलाएगा, 5 + 4 = 9, 36 - 6 = 30। अब बच्चा खुद कैलकुलेशन करेगा उस रेत में। अब उसे वो रहा, वो पढ़ ही है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, टीचर ने कहा सर बच्चा पढ़ ही रहा है, बट अभी उसे ऐसा नहीं एहसास होता कि पढ़ रहा है, वो खेल खेल में ही मनोरंजन के साथ उत्साहवर्धक तरीके से बहुत कुछ सीख जाता है। और बच्चे की या बच्चों की जो उपस्थिति दर है उसमें निश्चित तौर से बढ़ोतरी इस नवाचार से होती है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है मैं एक शिक्षक हूँ, या मैं भी एक शिक्षक हूँ। इस इनोवेटिव आइडिया को दिया संध्या रानी स्वयं मैम ने, जो कि ODM पब्लिक स्कूल खोरदा से। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को टीचर्स बनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, राइट। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसे शिक्षक अवश्य रहे हैं जिनको हम बहुत फॉलो करते थे, बहुत एडमायर करते थे। उनके घड़ी पहनने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, घड़ी पहनने का तरीका इसलिए क्योंकि मेरे स्कूल में मैथ्स के एक टीचर थे, सिन्हा सर। तो वो क्लास में जब आते थे घड़ी पहन के आते थे, जब उनको न्यूमेरिक्स समझाना होता था तो वो घड़ी अपनी रख देते थे। शायद मैं इतना फॉलो करता था कि मेरी भी आदत यही है, अगर मैं सेशन वगैरह लेता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने वॉच को उतार के रख देता हूँ। तो ऐसे टीचर होते हैं जिनको बड़ा एडमायर, हम बहुत एडमायर, बहुत फॉलो करते हैं। और टीचर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनको हम सब एडमायर करते हैं। टीचर्स डे के दिन टीचर बनना अपने आप में ही एक अद्भुत सी फीलिंग देता है। हम सब बहुत उत्साहित होते हैं जब हमें टीचर बनने के लिए या टीचर्स डे पे मौका मिलता था टीचर बनने का, तो हम बहुत उत्साहित होते थे कि हम पढ़ाने जाएंगे। आई एम अ टीचर नवाचार उसी से प्रेरित है। इसमें टीचर ने कहा कि सर बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, अब अक्सर होता क्या है कि जब हम पढ़ने के स्वयं पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम उतना इंटरेस्ट या उतना डीपली, उतना गहराई में नहीं जाते हैं, या उतनी गहराई में जाकर के नहीं सीखते पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि हमें किसी को पढ़ाना है, हम ज्यादा फोकस होकर के, ध्यान दे करके पढ़ते हैं कि सामने वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, या मुझे अगर पढ़ाना है तो मुझे सही तरीके से समझ में आ रहा है क्या। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एक इनोवेटिव, या इसी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टीचर ने इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है आई एम अ टीचर, या मैं भी एक शिक्षक हूँ। इसके तहत टीचर बच्चों को कोई पाठ पढ़ाते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को टाइम दिया जाता है 2 3 दिन का कि आप इसको प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि शिक्षक
बच्चों को बोलते हैं कि आप टीचर हो, आज 2-3 दिन का समय देते हैं बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, फिर बोलते हैं आज आप टीचर हो और आपको मेरी जगह ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है। टीचर जाके उस बच्चे की बेंच पे बैठता है और बच्चा एज ए टीचर खड़ा होता है और वो उस टॉपिक को समझाता है। अगर बच्चे ने कुछ गलती की तो टीचर उसको करेक्ट करते हैं। सिमिलरली इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद बच्चों को टाइम दिया और फिर उन्हें बोला या फिर उसी दिन बोला कि आज जब आप घर जाओगे तो आपको रिवाइज करना है और रात में आपको अपने पेरेंट्स को इसको पढ़ाना है। अब पेरेंट्स से भी टीचर कॉल करके बोल देते हैं कि ऐसी गतिविधि हम कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी की जा रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान उन्हें बता दिया जाता है और आपको भी बच्चे के साथ पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभानी। अब बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं जब उन्हें लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, अपने अभिभावकों को पढ़ा रहे होंगे या मम्मी पापा को स्वयं पढ़ाएंगे। ये बात उन्हें बहुत खुश करती है। बच्चा घर जाता है, ज्यादा प्रैक्टिस करता है क्योंकि मम्मी पापा ये ना बोल देंगे अरे तुमसे तो नहीं आता। वो चाहता है कि वो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दे, जिससे उसके मम्मी पापा उसकी तारीफ करें और फिर बच्चा या बच्ची, स्टूडेंट बच्चों खुद अपने पेरेंट्स को पढ़ाता है। अगर बच्चा कहीं गलती करता है तो टीचर उसको करेक्ट करते हैं या फिर उसके पेरेंट्स अगर हैं तो पेरेंट्स उसे करेक्ट करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। इससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और कॉन्फिडेंस के साथ साथ बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ती है, बच्चों के बोलने का जो कौशल है उसमें का विकास होता है, बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो बच्चों की सोचने की क्षमता है उसका निश्चित तौर पर विकास होता है। और साथ ही साथ ऐसे अभिभावक जो अपने दौर में नहीं पढ़ पाए थे किसी भी कारणवश, जिनकी शिक्षा अधूरी रह गई थी, अब जब बच्चा उन्हें पढ़ाता है तो वो स्वयं भी पढ़ना धीरे धीरे अपने बच्चे के माध्यम से सीखने लगते हैं। और आप खुद सोच के देखिए, किसी भी अभिभावक के लिए अपने बच्चे से सीखना और फिर खुद उसे लिखना और धीरे धीरे अपना नाम लिखना चालू कर देना कितनी सुखद अनुभूति होगी। और इसी कारण से इनोवेटिव आइडिया टीचर ने दिया। इसका जैसे मैंने कहा बहुत सारे फायदे हैं इन सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज के। तो ये थे उड़ीसा के अभिनव शिक्षण तकनीक नामक केस स्टडी के अंतर्गत 4 नवाचार जो मुझे आपसे आज साझा करने थे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है नवाचारों से संबंधित, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप निश्चित तौर पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कोई अनुभव आपके अपने साथ आपने हमारे साथ आप साझा करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन तमाम शिक्षकों, उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमें किसी भी ऑनलाइन माध्यम जैसे जूम, फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे हैं या देख रहे होंगे, तो आप बिल्कुल अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई प्रश्न है ZII प्रोग्राम से संबंधित, तो आप निसंकोच मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं प्रफुल्ला बात कर रही हूँ। जी प्रफुल्ला मैम। सर बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, धन्यवाद। थैंक यू मैम। लेट के वास्ते मुझे अटेंड करने को नहीं मिल रहा, थोड़ा भी लेट नहीं मिल रहा स्कूल में। मैं अभी बाहर आई हूँ, बीच में जा रहा हूँ, कनेक्ट जाते। वेरी वेरी सॉरी, रियली आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सर प्रफुल्ला मैम, आपका नेटवर्क का इशू है। आई एम ग्लैड आपकी जो थोड़ी बहुत मुझे आवाज़ समझ में आ रही थी। आपने कहा कि आप किन्हीं कारण बस सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रही थी, कई दिनों बाद आज आपने ज्वाइन किया। सर, जी जी जी। हेलो सर, हेलो सर, हेलो अब सर। बोले बोले प्रफुल्ला मैम। सर प्लीज आपका नंबर दे दीजिएगा मुझे प्लीज। श्योर श्योर, डेफिनेटली मैम, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको चैट बॉक्स में अभी मेंशन कर दे रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैंने चैट बॉक्स पे अपना नंबर सेंड कर दिया है मैम, आप उसको
यूज कर सकती हैं। फॉर श्योर आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं एंड आई एम सर श्योर हमें एक बहुत। बार में प्लीज बताइएगा। हाँ जी। हाँ, सर अभी लॉकडाउन है लेकिन मैं मेरा एग्जीबिशन प्रफुल्ला मैम, मुझे लगता है नेटवर्क का काफ़ी इशू है, तो आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ पा रही है मेरे तक। आई एम सो सॉरी। मैम मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया है और आई एम श्योर उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे। हेलो। हाँ सर। सर सोशल डिस्टेंस पे मैं स्कूल में वो भर सकती हूँ एग्जीबिशन, क्या बाहर स्कूल के बाहर सर रखूँ? आप प्लीज बताइएगा। मैं भेज सकती हूँ क्या? बस मेरी इनोवेटिव आइडियाज को भेजूं? ओके, तो आपने कोविड के दौरान मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आपने कोविड के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पे कोई आपका नवाचार आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो आप वो जानना चाह रहे हैं कि आप हमें भेज सकती हैं या नहीं, है ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। बिल्कुल। और तो एग्जीबिशन के लिए मैंने कुछ ये किया था, तैयारी की थी। हम्म, मैं सर स्कूल में पेरेंट्स को ले सकती हूँ सोशल डिस्टेंस पे? मैम वो तो गोवा की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मुझे लगता है अगर आप हाँ उनसे पता करेंगे हाँ अथॉरिटीज़ से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर स्टेट के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। गोवा के क्या अभी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट हाँ ने क्या हाँ दिया, वो मुझे इतना अवेयर नहीं है। हाँ सर। सर एसओपी हम लोग बच्चों को स्कूल में नहीं ले सकते, हम्म। लेकिन सर मैं हमेशा बच्चों को बाहर ही लेती हूँ। अभी हम्म। लॉकडाउन जब भी से शुरू हुआ मैं सोशल डिस्टेंस क्लास में बच्चों को, अभी भी मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है सर। हम्म। पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे सकते, कुछ रोज रोटी कमाने के लिए वो बाहर निकलते। बिल्कुल। तो मैं मेरे मेरे ऊपर ऐसा कुछ जिम्मेदारी लेके मैं ले रही हूँ सर क्लासेस। सो कभी मैंने सेशन बाहर भी ले लिए, लेकिन देख सकती हूँ क्या? क्योंकि वो पूरा ये है ना, ऑनलाइन है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ सर। ओके, सो अगर एग्जीबिशन आपका ऑनलाइन है तो बिल्कुल कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत हेलो। नहीं है। हेलो, अगर एग्जीबिशन ऑनलाइन है प्रफुल्ला मैम, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही आपसे बात करके और आपका एक्सपीरियंस सुन के कि आप किस तरीके से लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी लगातार अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड है और उन्हें लगातार आप पढ़ा रही है। बहुत तारीफ के काबिल है, हाँ प्रफुल्ला सर, मैम। ज़्यादा वही सर। मैं क्या करती हूँ, बाहर कभी एक्टिविटीज लेती हूँ तो सोशल डिस्टेंस पे ही लेती हूँ। कुछ फोटोज वगैरह है मेरे पास, लेकिन बीच में हमको गोवा गवर्नमेंट में ज्यादा कम दिया। थोड़ा किसी ने कंप्लेन लॉन्च की, एक आदमी ने, एज पर आरटीआई सब गोवा में जितने टीचर हैं वो पूरा डे टू डे बोले तो जब अगस्त सितंबर तक पूरा मंगा है, रोज क्या क्या किया ऐसा पूरा लिख के मंगा है उसने। और लेसन प्लान, डेली नोट्स ऐसा, एक सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसा करके है, तो उसने पूरा मांग लिया। तो हमको साहब ने क्या बोला, अभी तुम्हारा सब काम बाजू में रखो और वो पूरा रेडी करो, जब वो लोग देखने आते हैं हमें तो वो भेजना है। ओके, तो आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने पूरा लॉकडाउन के ड्यूरेशन में क्या किया है ना, तो उस वजह से आप उसमें बिजी। आई एम श्योर मैम आपने अच्छा ही काम किया होगा फॉर श्योर, क्योंकि बातों से जैसे हमारी आपसे बात होती है तो आप बताते हैं किस तरीके से आप इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आपने केटर किया अपने स्टूडेंट्स को भी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ लॉकडाउन। सो बिल्कुल ये बहुत काबिल तारीफ है। एंड प्रफुल्ला मैम, आप फॉर श्योर एग्जीबिशन की अगर डिटेल्स शेयर करना चाहती हैं तो आप हमारे भी एग्जीबिशंस जो ऑनलाइन हम करते हैं उसमें भी शामिल हो सकते हैं। मैं डिटेल अपनी टीम से बोल दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे इसके रिगार्डिंग। हाँ हाँ सर। सर उज्जवल उज्जवल सर से मैं उसको कांटेक्ट करके थोड़ा बताऊंगी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हाँ हमारे सर। जो एग्जीबिशंस होते हैं हाँ ना जूम पे और फेसबुक पे, तो वो हाँ एग्जीबिशन का भी आप हिस्सा बन सकते हैं हाँ फिर। हाँ।
ओके सर, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much, Prafulla ma'am. Thank you so much. ओके सर, थैंक यू सो मच। यस यस, और कोई थैंक यू सर। टीचर्स, कोई हमारे शिक्षकगण जो अपने एक्सपीरियंसेस साझा करना चाहते हैं हमारे साथ या अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर साझा कर सकते हैं। हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए और नवाचारों के इस सफर में शामिल होने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। और हम आभारी हैं आपके कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे देश की बेहतरी के लिए जो प्रयास होने चाहिए आप निरंतर कर रहे हैं। इसके लिए श्री अरविंदो सोसाइटी आप सबके आभारी है और एक हिस्सा एक बनना चाहते हैं हम भी आपके साथ इस सफर में, जिससे हम और आप मिलकर कुछ बेहतर, बहुत बेहतर कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे नवाचार पे, किसी दूसरी केस स्टडी पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।